Hello guys, I am Anupma and I welcome you all to my channel and Count Accountancy with Anupma. Guys, आज का जो वीडियो है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बनाया है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है और ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, कौन सी अथॉरिटी से कंडक्ट करती है, कैसे एडमिशन होता है, कौन कौन से पेपर्स होते हैं जो देने होते हैं एंड सो ऑन। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसके बीच बीच में मैं काफ़ी सारे FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ले रही हूँ जिससे कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो जो है वो डिकोडिंग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बनाया है। और आप जानते हैं कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो सारे अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए लिया जाता है। यानी कि अगर आप BCom BSc या BA में एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे मैं शॉर्ट में CUET बोलूँगी या क्वेट बोलूँगी। तो इसका ये क्या है? तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है ये सिंगल टेस्ट है जो कि सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया BA BCom BSc इन सब के लिए जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी ये टेस्ट लिया जाता है और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इट मीन्स कि इट इज़ अ सिंगल टेस्ट फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर देखें तो आज की तारीख में इसमें 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 37 जो है के करीब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। यानी अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, चाहे BCom BA BSc के लिए, चाहे किसी भी BCom किसी भी स्ट्रीम में हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो उसके लिए आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना ज़रूरी है। अब सेकंड है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया ही क्यों जाता है। भाई अभी 2 साल पहले तक तो जो है एडमिशन आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो जाता था। तो अब ऐसी क्या ज़रूरत है कि 12th के बाद भी आपको 2 महीने जो आपको छुट्टी के मिलते थे उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। यानी पहले क्या होता था, जब ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन के लिए 12th के मार्क्स को कंसीडर करती थी। तो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर होता था कि 90% या 95% से ऊपर नहीं आए तो अच्छी यूनिवर्सिटी में या अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती थी जो कि अपने एडमिशन टेस्ट ऑर्गेनाइज करती थी। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का जो है एडमिशन का क्राइटेरिया अलग होता था, अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट वो ऑर्गेनाइज करती थी, अलग अलग उसका सिलेबस होता था और अलग अलग टाइम पे वो एंट्रेंस टेस्ट होता था। साथ ही एंट्रेंस टेस्ट किसी यूनिवर्सिटी में तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे, तो कुछ में सब्जेक्टिव भी होता था। उसकी वजह से क्या होता था कि सब्जेक्टिव होने की वजह से कई बार यूनिवर्सिटी को मैनिपुलेशन का मौका भी मिलता था। साथ ही एक प्रॉब्लम और थी कि जो स्टूडेंट्स रूरल एरिया से आ रहे हैं या छोटी सिटीज़ से आ रहे हैं या स्टेट बोर्ड से आ रहे हैं, जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे तो कई बार उनको जो है उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ये लगता था कि एक पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड जो है उसका स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है जितना कि सेंट्रल बोर्ड का होता है। तो इस तरह से एक काफ़ी मैसअप होता था और स्टूडेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एडमिशन लेने के लिए। उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ होती थी, अपने एंट्रेंस के उनके क्राइटेरियाज होते थे। तो इन सब को ईज आउट करने के लिए, इन सब को सिंप्लीफाई करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया कि अब जो भी स्टूडेंट्स जो हैं अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सब ये एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज कर सकते हैं। अब आता है कि इसे कंडक्ट कौन करता है। तो देखिए जो क्वेट है इसे कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है दैट इज़
एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये सेल्फ सस्टेन्ड बॉडी है और गवर्नमेंट का इस पर कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। ये जो एनटीए है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन करती है, एडमिट कार्ड्स इशू करती है, एग्जाम को कंडक्ट करती है, आंसर कीज को होस्ट करती है यानी अपने पास आंसर कीज रखती है, अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो उनको देखती है, साथ ही आंसर कीज को फाइनलाइज करती है और पूरा एडमिशन प्रोसेस को सुपरवाइज करती है, देखती है और उसके बाद रिजल्ट्स को डिक्लेयर करती है। तो एनटीए जो है ये कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक का काम ये पूरा का पूरा एनटीए करती है। अब एक हम एफएक्यू लेते हैं और एफएक्यू ये है कि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दें, यानी कि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट को देना ज़रूरी है? तो यस। अब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में परसेंटेज बेसिस यानी बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्वेट देना ही पड़ेगा। हाँ, बाकी जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्वेट के थ्रू भी देती हैं और साथ में उनका अपना एडमिशन का क्राइटेरिया भी हो सकता है वो परसेंटेज बेसिस पे भी दें। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये क्वेट देना ही पड़ेगा। तो जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, रिजर्वेशन है, एडमिशन वगैरह का जो काम है वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। यानी एनटीए क्या करती है, एग्जाम कंडक्ट कर देती है, रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है, कैंडिडेट्स के रिस्पेक्टिव स्कोर्स को बता देती है। अब उसके आगे का काम जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंडेटरी है कि जो स्टूडेंट है या जो कैंडिडेट है उसने क्वेट क्वालिफाई किया हो और वो क्वेट के स्कोर के बेसिस पे उसे एडमिशन देगी। बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्वेट के भी देख सकती हैं और अगर चाहें तो वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी दे सकती हैं। उनका अपना दूसरा और भी क्राइटेरिया हो सकता है। नेक्स्ट है कि क्वेट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए कुछ डेट्स तो निकल गई हैं, जैसे कि जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन है या लास्ट डेट ऑफ जो आपका चेंज इन कोई भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में तो उसका 1 से 3 अप्रैल यानी आज लास्ट डेट है। इसके आगे के जो डेट्स हैं वो मैं बता देती हूँ कि जो सिटी अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन वो 30 अप्रैल 2023 को पता चलेगा, यानी 30 अप्रैल को पता चलेगा आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। फिर एडमिट कार्ड को एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे आप 2nd वीक ऑफ मई में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 21 मई से 31 मई के बीच में रखा गया है और इसमें रिजर्व डेट्स हैं 1 से 7 जून। यानी अगर मान लीजिए कि किसी भी रीज़न से, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से या कोई और रीज़न हो सकता है जो अनअवॉइडेबल हो और अगर किसी सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है उस दिन को, तो फिर वो उसको दोबारा लेने का 1 से 7 जून होना होगा। तो ये रिजर्व डेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ गाइस कि ये जो है तब है जब टेक्निकल ग्लिच हो जाता है या एग्जामिनेशन सेंटर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तब। अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाते ड्यू टू योर पर्सनल रीज़न, चाहे किसी भी रीज़न से हो, चाहे आप देर से पहुंचे हो, चाहे आप को कम्यूटेशन के लिए नहीं मिला, कोई भी रीज़न रहा हो, तो आपको रीअपियर होने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी ये सजेशन है कि जब आप को एडमिट कार्ड मिले तो एडमिट कार्ड के रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि कितने समय पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर में रिपोर्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने कम्यूटेशन की जो ट्रिप है उसको प्लान करिएगा। वेबसाइट्स जो इसमें दिए हैं वो दिए हैं www.nta.ac.in और दूसरा https://quetsamarth.ac.in। जो रिस्पॉन्स शीट्स हैं, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट्स हैं, आंसर कीज़ हैं, उनका अनाउंसमेंट बाद में होगा वेबसाइट पे। और जो नंबर ऑफ सिटीज़ हैं 411 सिटीज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जिसमें से 24 सिटीज़ जो है आउटसाइड इंडिया है।
तो देखिए, जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा 24 सिटीज़ में आउटसाइड इंडिया, और कुल मिला के 411 सिटीज़ में होगा। नेक्स्ट है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, एग्जामिनेशन जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन A1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं और इनमें से किसी भी लैंग्वेज को चूज किया जा सकता है लैंग्वेज टेस्ट के लिए। सेक्शन 1B में बाकी 20 लैंग्वेजेस हैं और इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं फॉर लैंग्वेज टेस्ट। और सेक्शन 2 में जो है वो डोमेन है, डोमेन में 27 डोमेन्स हैं। डोमेन्स का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट्स जो आपने 12th में पढ़े हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसने 12th में अगर कॉमर्स ली है तो उसके पास अकाउंट्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, या और अगर उसने विद मैथ्स लिया था तो मैथ्स भी होगा। तो ये जो है ये डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। तो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। और सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट है। एंड ये जनरल टेस्ट आपको तभी इसमें तभी अपीयर होना है जब जिस यूनिवर्सिटी में आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस यूनिवर्सिटी ने उस प्रोग्राम के लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी किया है तो आपको इसको देना ही पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और समझा देती हूँ मैं आपको। जो 13 लैंग्वेजेस हैं 1A में, उन लैंग्वेजेस में है आपका इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डोमेन सब्जेक्ट्स के भी लिस्ट मिल जाएगी और लैंग्वेजेस की भी 1A 1B की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। तो ये जो 13 लैंग्वेजेस हैं और सेकेंड में जो है 20 लैंग्वेजेस हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या करता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, जैसे अब तो आप फॉर्म भर चुके हैं तो आपने यूनिवर्सिटी में उस प्रोग्राम के लिए देखा होगा कि कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं। तो जैसे ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि जी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, 1A या 1B में से कोई भी एक लैंग्वेज हो और साथ में जो है जनरल टेस्ट हो। वो ये नहीं कह रहे कि अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो आपको जो है अकाउंट्स का देना पड़ेगा या बिजनेस स्टडीज़ का देना पड़ेगा, वो नहीं कह रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज 1A या 1B में से कोई भी हो और एक जनरल टेस्ट हो। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कहती हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में आपको 1A 1B में से एक लैंग्वेज का होना चाहिए, 2 डोमेन होने चाहिए, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स या कोई भी डोमेन 2 होने चाहिए बस। या फिर वो दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफर करती हैं कि लैंग्वेज का 1A 1B में से कोई होना चाहिए और जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया और जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर उसमें वो जनरल टेस्ट का स्कोर मांगते हैं तो फिर आपको जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब हम लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए 1A 1B में 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें से 40 करने होते हैं। दूसरी तरफ डोमेन में आपका 50 में से या तो 40 करना होगा या 45 दिया जाएगा तो 35 क्वेश्चंस करना होगा। और सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट है, इसमें 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से 50 क्वेश्चंस करने हैं। और कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स जो है वो तीनों सेक्शन में मिला करके पूरे 10 सब्जेक्ट तक ही दे सकता है, उससे ज़्यादा के लिए अपीयर नहीं हो सकता है। और वो तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर ही चुके हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। बाकी जो एग्जामिनेशन है वो मल्टीपल डेज में लिया जाएगा और 3 शिफ्ट्स में लिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स हैं और कितने चॉइसेस लिए हैं, उसके बेसिस पे आपका एक दिन में 3 शिफ्ट हो सकती है। अब हम लेते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, कितना होगा। तो देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, इसके लिए जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स है। यानी इन सब्जेक्ट्स के लिए तो ड्यूरेशन 60 मिनट्स है और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ड्यूरेशन 45 मिनट्स है।
तो देखिए, अगर हम कहीं बात करें, जैसे अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स में आपका 50 क्वेश्चंस आता है और 40 करने होते हैं और आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो ये ऑब्वियसली जो अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, इन सब में थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए इनमें जो है आपको 60 मिनट्स दिया गया है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनमें 45 मिनट्स हैं। यहाँ पर एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो भी आपको वर्किंग नोट्स करने होंगे, कैलकुलेशन करने होंगे, उसके लिए आपको अपने साथ पेपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको शीट दी जाएगी रफ वर्क के लिए। तो रफ वर्क के लिए आप कोई भी पेपर अपने पास से लेकर के मत जाइएगा, दैट इज नॉट अलाउड। अब हम लेते हैं कुछ एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, जिसमें है कि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी क्या है। ये तो हमने अभी देख लिया था कि एनटीए है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वही एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। एग्जामिनेशन मोड जो होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छी बात है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो जाती है। भाई डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्या होता है कि वो सब्जेक्टिव हो जाता है पेपर, तो उसमें कई बार होता है कि वो आंसर एग्जामिनर को ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लगा तो कम मार्क्स मिलेंगे, या बहुत अच्छा लगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और कंप्यूटर में फीड किया होता है कि इसका अगर ये ऑप्शन सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। नेक्स्ट है मार्किंग स्कीम, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +5 मिलेंगे, अगर आपने सही जवाब दिया है तो +5 मिलेंगे, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए -1 होगा। जी बिल्कुल सही है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए आपको प्रिटी श्योर होना पड़ेगा कि जी ये जो आंसर है ये करेक्ट है। अगर आप श्योर नहीं हैं तो फिर आप आंसर नहीं कर सकते, और जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं उनके लिए 0 मार्क्स होंगे। तो अगर आप सही जवाब देते हैं तो +5, गलत जवाब के -1। इसलिए जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो तब तक ऑप्शन को सिलेक्ट ना करें, और अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो 0। अब हमारा जो है एक सवाल और लिया जाता है। पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या मुझे 12th बोर्ड के मार्क्स का वेटेज एडमिशन में मिलेगा। कई बार बच्चों के मन में आता है कि भाई मेरे तो 95+ आए थे और क्वेट में भी मैंने दे दिया, तो मुझे थोड़ा वेटेज तो मिलना चाहिए ना, आखिर 12th में मैंने इतनी मेहनत की है। तो जी नहीं, अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं तो इसमें आपको 12th के बोर्ड के मार्क्स का वेटेज नहीं मिलेगा, लेकिन 12th के जो मार्क्स हैं वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर हैं। वो इम्पॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी पर्पस के लिए। अब हम लेते हैं कि एलिजिबिलिटी पर्पस क्या है। देखिए, यूनिवर्सिटी ये कहती है कि उसने अपने यहाँ बीकॉम ऑनर्स का जो है प्रोग्राम ऑफर किया। सपोज करिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए, मैथ्स में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, और इन एग्रीगेट आपके जो 12th में बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। तो 12th के बोर्ड के मार्क्स जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने के लिए ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए ये 50% या 60%, कई यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि 55% एग्रीगेट होना चाहिए इन बेस्ट 4, और जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं और अकाउंट्स में स्पेशलाइज कर रहे हैं तो अकाउंट्स में आपके 60% मार्क्स जो है वो ज़रूरी है। तो इस तरह से जो 12th के बोर्ड के मार्क्स हैं उनका वेटेज आपको नहीं मिलेगा एडमिशन में, लेकिन एडमिशन की एलिजिबिलिटी यानी क्राइटेरिया के लिए आपको वो फुलफिल करना ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन और होता है जो बच्चे अक्सर बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या होगा अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन गलत है, यानी आपको कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें से कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, या वो क्वेश्चन ही पूरा गलत है, या किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है, तो हमें फ़ायदा क्या होगा। तो जी ऐसे केस में अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जिन कैंडिडेट्स ने भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है जो कि गलत था या जिसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था या जिसे क्वेश्चन को बाद में ड्रॉप कर दिया गया,
तो जिन कैंडिडेट्स ने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उनको +5 मार्क्स मिलेंगे। ये अच्छी खबर है ना, कि अगर मान लीजिए आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जो कि गलत था या फिर जिसे बाद में ड्रॉप कर दिया गया है, तो इसमें आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया ही नहीं था उस क्वेश्चन को, उनको कुछ भी फायदा नहीं होगा। अब हम लेते हैं कि ये एग्जामिनेशन कितनी लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। लैंग्वेजेस में कंडक्ट करने का मतलब है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि अगर आप अकाउंट्स का पेपर देते हैं तो अकाउंट्स का पेपर आप हिंदी मीडियम में देंगे या इंग्लिश मीडियम में देंगे, दिस इज कॉल्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो क्वेट का 2023 है, ये 13 लैंग्वेजेस में जो 1A की लैंग्वेज है, सेक्शन 1A की लैंग्वेजेस हैं, वो लैंग्वेजेस आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है और वो लैंग्वेज टेस्ट के लिए भी एलिजिबल है। तो ये आपका 13 लैंग्वेजेस में होता है। इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये 13 लैंग्वेजेस में जो है आपका ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा। डोमेन सब्जेक्ट्स जो है आप वही चूज करिएगा जो कि आपने 12th ग्रेड में पढ़ा है। अगर आप मान लीजिए कि PCM से हैं और आप BCom ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उस प्रोग्राम में आप जाके देखिए कि कौन कौन सा टेस्ट आपको देने ज़रूरी हैं। तो कई यूनिवर्सिटीज़ जो कि BCom ऑनर्स साइंस स्ट्रीम वालों को या साइंस से जिन्होंने पास आउट हुए हैं उनको भी ऑफर करना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो 2 कॉम्बिनेशंस रखती हैं एंट्रेंस टेस्ट का। एक तो होता है आपका 1A 1B में से कोई एक लैंग्वेज, और दूसरा कॉम्बिनेशन एंड प्लस अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़, और दूसरा कॉम्बिनेशन वो रख सकती हैं लैंग्वेज प्लस मैथ्स और प्लस जर्नल टेस्ट। तो आपको जो है वो जाकर के देखना होगा कि उसकी वेबसाइट पे कि प्रोग्राम में कौन कौन से टेस्ट आपको देने ज़रूरी हैं। डोमेन सब्जेक्ट आप वही चूज़ करिएगा जो कि आपने ग्रेड 12 में पढ़ा है। अब हम लेते हैं एक और FAQ कि क्या मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट दे सकती हूँ लेकिन बाकी टेस्ट के लिए, बाकी पेपर्स के लिए मैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रख सकती हूँ। सपोज करिए कि मैं BCom में के लिए अप्लाई कर रही हूँ और जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हूँ उन्होंने ये कहा है कि एक लैंग्वेज का टेस्ट देना ज़रूरी है, 1A 1B में से कोई भी। अब मुझे लगता है कि इंग्लिश नहीं, मुझे हिंदी चूज़ करना चाहिए, तो मैंने हिंदी टेस्ट ले लिया, यानी 1A से मैंने हिंदी चूज़ कर लिया लैंग्वेज टेस्ट के लिए, लेकिन बाकी जो डोमेन के पेपर्स हैं वो मैं इंग्लिश मीडियम में देना चाहती हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो यस, आप ऐसा कर सकते हैं। आप लैंग्वेज टेस्ट हिंदी दे सकते हैं और बाकी जो पेपर्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप इंग्लिश रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो यूनिवर्सिटी, कंसर्न यूनिवर्सिटी जो है उस कंसर्न प्रोग्राम के लिए इसे अप्रूव करती हो। जैसे अगर मान लीजिए कि वो यूनिवर्सिटी BCom ऑनर्स के लिए ये कहती है कि जी आपको इंग्लिश तो देना ही पड़ेगा, देन आपको इंग्लिश देना ही पड़ेगा, फिर आप हिंदी को जो है चूज नहीं कर सकते। अदरवाइज आप हिंदी का टेस्ट दे सकते हैं और बाकी पेपर्स के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रख सकते हैं। एक और FAQ हम लेते हैं, वो ये है कि क्या हम उस कॉलेज की काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं जिसमें हमने अप्लाई नहीं किया था। सपोज करिए कि मैंने यूनिवर्सिटी A में BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई किया था, तो क्या मैं रिजल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी B की काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? तो जी, आप ज़रूर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि यूनिवर्सिटी B में सेम प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। जैसे यूनिवर्सिटी A में BCom ऑनर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वही क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी B में सेम प्रोग्राम के लिए BCom ऑनर्स के लिए है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। है ना ये अच्छी बात कि अगर मैंने यूनिवर्सिटी A में अप्लाई किया था और सपोज करिए मुझे लग रहा है कि वहाँ पर मेरे चांसेस कम है, तो मैं यूनिवर्सिटी B के काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस का में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और वहाँ पे एडमिशन ले सकती हूँ। तो ऐसा पॉसिबल है। तो गाइज, आज का वीडियो बस इतना ही। मैंने कोशिश की थी कि मैं पूरे ही FAQs इसमें सॉल्व कर सकूं। तो अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और अब आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैंने जनरल टेस्ट पे बनाया है। जनरल टेस्ट के पूरे सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं जल्दी ही जो है जनरल टेस्ट के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही हूं। अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्टेड हैं, देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हाई करके लिखेगा फॉर फ्री ऑनलाइन जनरल टेस्ट फॉर क्वेट यूजी 2023। तो आप मुझे ये लिख करके भेज दीजिएगा, तो मैं जल्दी ही इसका ऑनलाइन क्लास शुरू कर रही हूँ, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज जो क्वेट ये जनरल टेस्ट से के रिगार्डिंग जो वीडियोज हैं वो तो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती ही रहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कन्वीनियंट टाइम में उसे देखें तो आप उसको फॉलो करते रहिए। एंड इसके लिए आपको मेरा चैनल फॉलो भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन